बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। इंट्रोडक्शन आज मैंने इसका देना है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका थोड़ा सा आइडिया हमारे बच्चों को होता है कि इस कॉन्सेप्ट में हमने ये समझना होता है कि सेल डिवाइड होता है जिसे माइटोसिस कहते हैं या मियोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन होती है, या तो सेल दो में डिवाइड होता है या सेल चार में डिवाइड होता है। दो में हो तो माइटोसिस, चार में हो तो मियोसिस। अब ये तमाम हालात को जिसमें सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होकर एक नया सेल बना देता है, उन तमाम हालात को हम सेल साइकिल कहते हैं। पहली बात, अब सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है कि सेल साइकिल इज़ द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सेल में कुछ चेंजेस आना है। कौन सी? सबसे पहले तो ग्रोथ, सेल अपना साइज बड़ा करता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए ही सिर्फ रेप्लिकेट नहीं करता, सेल अपनी चीज़ों को भी रेप्लिकेट करता है साथ साथ, कंपोनेंट्स को, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सबको, सेंट्रियोल्स वगैरह को। ठीक है जी, रेप्लिकेशन करता है अपनी चीज़ों को, डीएनए को भी। इसके बाद सेल अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है या चार में डिवाइड कर लेता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले ग्रोथ शो करेगा, फिर अपनी चीज़ों को रेप्लिकेट करेगा, फिर डिवीजन कर लेगा। ये तमाम फेजेस से गुजर कर जब सेल एक गुजर जाएगा और डिवाइड होकर नया सेल बन जाएगा, हम कहेंगे ये एक सेल साइकिल हो जाएगा। इसकी मिसाल कुछ ऐसे ही है जिस तरह दो भाई एक जगह पे रह रहे हों। अब वो दोनों भाई एक दूसरे से सेपरेट होने की सोचें तो क्या करेंगे? सबसे पहले वो अपने घर को बड़ा करेंगे, फिर जो एक भाई के घर में चीज़ें होंगी वो दूसरे भाई के लिए भी आएंगी, और देन बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी। तो बिल्कुल वही हुआ, सबसे पहले ग्रोथ होगी, फिर चीज़ें रेप्लिकेट होंगी और फिर दीवार खड़ी हो जाएगी, बीच में डिवीजन हो जाएगी। ये तमाम कामों को दो फेजेस में डिवाइड किया गया, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज वो फेज है जिसमें ये दो काम हो रहे हैं, डिवीजन और चीज़ों की रेप्लिकेशन, जिसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा है डिवीजन। इंटरफेज में दो काम हो रहे हैं, ग्रोथ और रेप्लिकेशन ऑफ थिंग्स, चीज़ों को रेप्लिकेट। इन शॉर्ट सेल अपने आप को तैयार कर रहा है फॉर द डिवीजन, और एम फेज में डिवीजन हो जाती है। अब आज जो हमने डिस्क्राइब करना है दैट इज इंटरफेज। हमने इंटरफेज को डिटेल में बताना है। सबसे पहली बात है कि मैंने एक साइकिल बनाई है। ये जो एम फेज है इट इज़ अ फेज ऑफ डिवीजन। ये माइटोटिक फेज है, सेल इसमें डिवाइड होता है और एक नया सेल बनाता है। अब नए सेल बनाने के बाद वो सेल G1 फेज में जाता है, S फेज में जाता है, G2 फेज में जाता है, और उसके बाद सेल दोबारा डिवाइड हो जाता है। तो ये जो तीन फेजेस हैं G1, S और G2, ये तीन फेजेस इंटरफेज कहलाते हैं। ठीक है, इंटरफेज के बारे में पहली लाइन हमारे पास, अच्छा याद रहे, इंटरफेज वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है फॉर द एम फेज, फॉर द डिवीजन। इंटरफेज द पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन। इसे टू कंसेक्यूटिव डिवीजन के दरमियान वाला पीरियड क्यों कहते हैं? देखें, एक डिवीजन हुई, सेल बना। ठीक है, एक डिवीजन हुई और सेल बना। वो कैसे बना? इनसे गुजर कर बना। ठीक है, अच्छा, अब बनने के बाद अगर सेल दोबारा इन तीनों से गुजर कर फिर डिवाइड होता है तो ये कहलाएंगे टू डिवीजन्स। ठीक है, तो और ये जो तीन जगहों से सेल गुजर कर फिर डिवाइड हुआ है, ये वो पीरियड कहलाएगा जिनसे गुजर कर सेल डिवाइड हुआ है। अब टू डिवीजन ही क्यों कहा? देखिए बेटे, हमारी बॉडी में एक दफ़ा तमाम सेल्स ने डिवाइड होना होता है। ठीक है, जैसे हम बनते हैं अपनी मदर के एग सेल से, एक दफ़ा हमारे अंदर तमाम सेल्स डिवाइड होते हैं। आफ्टर डिवीजन सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कुछ सेल्स ब्रेन बना लेते हैं, कुछ हार्ट बना लेते हैं, कुछ आई बना लेते हैं, कुछ किडनीज, कुछ हमारी बॉडीज़, कुछ हमारी बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तो उसके बाद ये देखना होता है कि कौन से सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे और कौन से सेल्स नहीं करेंगे। बॉडी के तमाम सेल्स डिवाइड नहीं करते हमेशा। इसका मतलब ख़ास सेल्स होते हैं जो डिवीजन में दोबारा से रहते हैं हर वक्त, जैसे आपकी स्किन के सेल्स, आपके ब्लड सेल्स, आपकी नेल, आपके हेयर। ठीक है, और कई ऐसे सेल्स हैं जो हर वक्त डिवीजन में रहते हैं। ठीक है, तो टू कंसेक्यूटिव डिवीजन का मतलब ये है कि एक दफ़ा तो डिवाइड हुआ है सेल, दोबारा जब डिवाइड होकर इनसे गुजरता है तो जिस पीरियड से वो गुजरता है वो इंटरफेज। इंटरफेज को गलती से रेस्टिंग फेज भी कहा जाता था, क्योंकि साइंस मानती थी
कि इस फेज़ में सेल कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन साइंस को पता चला कि इस फेज़ में सेल बहुत सी चीज़ें कर रहा होता है, तो मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इस फेज़ में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब फेज़ क्या है इंटरफेज में? सबसे पहला फेज़ है G1 फेज़। G1 फेज़ में सेल अपने अंदर क्या क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल G1 फेज़ में सेल के अंदर बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब बहुत से रिएक्शन होते हैं जिसमें सेल क्या करता है? ग्रोथ, अपने अंदर कुछ खास एंजाइम्स बनाता है। कौन से एंजाइम्स? जो उसे एस फेज़ में काम आएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएंगे। अब डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम्स है वो मेरी वीडियो मौजूद है, हेलिकेस, टोपोआइसोमेरेस, पॉलीमरेस, ये तमाम एंजाइम बेटे यहाँ बनेंगे। सेल ग्रोथ करेगा, ये तमाम एंजाइम्स यहाँ बनेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे जो एस फेज़ में काम आएंगे। G1 फेज़ को पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। ये एंटी टेस्ट का पॉइंट है, आ चुका है बोर्ड में, एंटी टेस्ट में। पोस्ट माइटोटिक फेज़ इसलिए कहते हैं कि M फेज़ इज द माइटोटिक फेज़, उसके बाद वाली फेज़ है G1 फेज़, ठीक है। M फेज़ को माइटोटिक फेज़ ही क्यों कहा, मियोटिक फेज़ भी क्यों नहीं कहा, ये भी बात अभी हमने करनी है। इसके बाद बेटे सेल ये तमाम काम करवाने के बाद सेल चला जाता है S फेज़ में। 9 घंटे लगते हैं G1 फेज़ में ये तमाम काम करने के लिए। फिर सेल चला जाता है S फेज़ में। S फेज़ में सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं। S फेज़ में आने से पहले सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम 46 होते हैं। S फेज़ होने के बाद उसके अंदर 92 सिंगल क्रोमाटिड्स हो जाते हैं। 10 घंटे लगते हैं इस काम को करवाने के लिए। इसके बाद सेल चला जाता है बेटे G2 फेज़ में। G2 फेज़ में सेल जाकर क्या करता है? M फेज़ की तैयारियां करता है। सबसे पहले वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है ताकि क्रोमोसोम मूव कर सके। आपने पढ़ा है बेटे कि मेटा फेज़ में क्रोमोसोम मूव होकर एक लाइन में रेंज हो जाते हैं, तो वो जो मूवमेंट करवानी है ना क्रोमोसोम की, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो G2 फेज़ में बनती है। इसके अलावा वो सेल जो M फेज़ में काम आते हैं, वो एंजाइम्स वो जो M फेज़ में काम आएंगे वो भी G2 फेज़ में बनेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि M फेज़ में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। उन स्पिंडल फाइबर्स में बेटे RNA और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो भी G2 फेज़ में बनते हैं। G2 फेज़ को प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं बेटे, माइटोसिस से पहले वाली फेज़, ठीक है। अब बेटे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बेटे जो G1 से गुजरने के बाद G0 फेज़ में चले जाते हैं और वक्ती तौर पे खामोश हो जाते हैं और डिवीजन नहीं करते। कुछ सेल्स कुछ दिनों के लिए जाते हैं, कुछ हफ्तों के लिए जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए चले जाते हैं। जो सेल्स कुछ दिनों के लिए जाते हैं वो रेड ब्लड सेल्स उनमें आ जाते हैं, हेमाटोपोइटिक सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं कुछ दिनों के बाद। कुछ हफ्तों के लिए लिवर और किडनी के सेल्स होते हैं जो कुछ हफ्तों के लिए जाते हैं, जब ज़रूरत हो तो वापस आ जाते हैं। कुछ हमेशा के लिए जाते हैं जैसे नर्व सेल्स और आई सेल्स। इसका मतलब ये है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल कर रही है कि किन सेल्स को G1 फेज़ से हर वक्त गुजरते रहना चाहिए और डिवाइड होने चाहिए और किन सेल्स को G0 फेज़ में चला जाना चाहिए। जहाँ पे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन का जिक्र आता है। G1 फेज़ में सेल के पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन्स पैदा होती हैं जो ये तमाम काम करवाती हैं और आगे सेल को फर्दर प्रोसीड करवाती हैं। अगर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स पैदा हो जाए सेल्स के अंदर तो सेल G0 फेज़ में चला जाता है और G0 से वापस अगर सेल साइकिल में आना हो तो प्रोमोटर CTK प्रोमोटर पैदा होते हैं जो दोबारा इन्हें सेल साइकिल में ले आते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इंटरफेस की डिटेल कॉन्सेप्ट है कि ये तमाम काम। अच्छा, G2 फेज़ को करवाने के लिए सेल को 4.5 घंटे लगते हैं और डिवीजन सिर्फ 30 मिनट में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था बेटे कि M फेज़ ही क्यों कहा, माइटोटिक फेज़ को M फेज़ को माइटोटिक फेज़ ही क्यों कहा मेरे बच्चे? इसकी वजह ये है कि माइटोटिस M फेज़ को माइटोटिक फेज़ इसलिए कहा क्योंकि बेटे जो सेल साइकिल है ना वो पूरी की पूरी सिर्फ माइटोसिस में ही होती है। मियोसिस में सेल साइकिल का S फेज़ एक मियोसिस 1 में होता है, मियोसिस 2 में नहीं होता। मियोसिस के 2 स्टेप्स हैं बेटे, मियोसिस 1 मियोसिस 2। S फेज़ मियोसिस 1 में होता है, 2 में नहीं होता। इसका मतलब सेल साइकिल मियोसिस में नहीं होती पूरी तरह से, मतलब होती है लेकिन एक स्टेप मिस होता है। लिहाजा बेटे लेकिन माइटोसिस जब भी होगी उसके अंदर सेल साइकिल पूरी होगी, लिहाजा M फेज़ को माइटोटिक फेज़ इसलिए कहा जाता है, ठीक है बेटे। एक छोटा सा MCQ है हमारे पास
सिलेबस में आ रहा है, एक छोटा सा एमसीक्यू है जो पीटी की बी की बुक की सिलेबस में आ रहा है कि हमारी पूरी सेल साइकिल को होने के लिए पूरा एक दिन लग गया बेटे, एक दिन मतलब 24 घंटे लग गए। इसी तरह अगर यीस्ट हो, यीस्ट को बेटे सिर्फ 1.5 घंटे 90 मिनट दरकार है ये पूरी साइकिल करवाना। हमारी सेल साइकिल करवाने के लिए बेटे पूरे 24 घंटे दरकार है, लेकिन यीस्ट की सेल साइकिल करवाने के लिए 90 मिनट दरकार है। ठीक है, क्लियर है बेटे? सारी बातें मैंने कोशिश की है क्लियर करवा दूं। यीस्ट की सेल साइकिल के लिए 90 मिनट्स और यीस्ट और 24 आवर्स और ह्यूमंस। हमारी सेल साइकिल करवाने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं और यीस्ट की सेल साइकिल करवाने के लिए बेटे 90 मिनट लगते हैं, मतलब 1.5 घंटा। 24 घंटे और 1.5 घंटा याद रखिएगा। ठीक है बेटे, तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।